लोकसभा इलेक्शंस हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि अगले 5 सालों के लिए कौन सी गवर्नमेंट रूल करने वाली है। और इसके रिजल्ट्स जून फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ पे अनाउंस होने वाले हैं, जिसके कारण रिसेंट में बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी, स्टॉक्स जो थे वो क्रैश हो रहे थे, और अभी एक मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो इससे हो क्या रहा है कि ना, जो रिटेलर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक में चल रहे हैं। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पोर्टफोलियो के गेन्स जो हैं वो बुक कर लें। जिनका पोर्टफोलियो हैवीली मिड कैप या स्मॉल कैप में है, हो सकता है कि इंडेक्स भाग रहा हो लेकिन उनका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं स्टेबल हो, या इनफैक्ट नेगेटिव भी चल रहा हो। तो इस तरीके के कई सिनेरियोज जो हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, हमें किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट रिपीट होती है, चेंज होती है, हमारा क्या फ्यूचर आउटलुक होना चाहिए उस हिसाब से। तो हर चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं चार्ट्स के बेसिस पे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ये देख ही रहे होंगे कि पिछले 4 से 5 महीने में मार्केट एकदम साइडवेज है। एक लो लगता है, वहां से एक नया हाई लग जाता है, फिर एक लो लगता है, फिर एक हाई लगता है, फिर एक लो, फिर एक हाई। रिसेंट में एक लो लगा, एंड देन मार्केट ने अभी एक नया हाई हमें दे दिया है। सिमिलरली मंथली के चार्ट पे अगर हम देखें तो मंथली के चार्ट पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि पिछले 5 महीने से मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में ऊपर जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बाइंग आ रही है। और शायद इलेक्शन जो आ रहे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट एक नया ट्रेंड डिसाइड करते हैं। या तो हो सकता है कि जो ये कैंडल बन रही है ये एक बहुत ही बड़ी एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये यहीं से ही एक नीचे आ जाए। और हमें देखना होगा कि हम डिसाइड करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि कहाँ कहाँ तक मार्केट आ सकती है इन केस अगर कोई क्रैश आता है, और हमें पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या ऑप्शन में स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है। तो अभी मार्केट में 3 सिनेरियोज एक तरीके से पॉसिबल है। पहला सिनेरियो ये है जिसके ऊपर बहुत ही टैगलाइन चल रही है कि अब की बार 400 पार। तो दोस्तों, 400 सब्सक्राइबर तो इस चैनल के होने भी बाकी हैं, तो आप जरूर अपना सपोर्ट दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सिनेरियो ये बनता है कि जो एनडीए है वो 380 से 410 सीट्स लेकर मेजोरिटी फॉर्म करे। दूसरा सिनेरियो ये है कि उनके 380 से कम सीट्स आए, यानी कि गवर्नमेंट तो रिपीट होगी लेकिन उतनी ज़्यादा सीट्स के साथ रिपीट ना हो जितनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इस बार जो वोटर परसेंटेज है उसमें एक डिप देखने को मिला, तो शायद वो एक पॉसिबल फैक्टर हो सकता है। तो तीसरा जो सिनेरियो बन के आ रहा है वो एक लेस लाइकली सिनेरियो है कि जिसमें कांग्रेस है वो इलेक्शन जीत जाए और गवर्नमेंट में टर्न अराउंड हो जाए। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं हूँ, पर ऐसा ही कुछ सिनेरियो समझ में आ रहा है कि जो एनडीए है उसके रिपीट होने के चांसेस करंट सिनेरियो में थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है तो जो भी मार्केट जैसा भी चल रही होती है वो वैसी ही चाल चलती है। यानी कि जैसे हमारा निफ्टी है वो अभी आप देख रहे होंगे कि एक अपवर्ड ट्रेंड में कॉन्टिन्यूस चल रहा है। तो निफ्टी में एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि ये ऊपर ही चलता रहेगा। और अगर गवर्नमेंट में टर्न अराउंड होता है तो एक हमें ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है, यानी कि कई बार जैसे मार्केट होती है वो एक तरीके से टेम्परेरीली बेंड हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बेनिफिट दिए हैं या कॉरपोरेट्स को बेनिफिट दिए हैं, अगर गवर्नमेंट सेम आती है तो वो बेनिफिट्स कंटिन्यू होते हैं, और किसी भी बिजनेस में ऐसी कोई डिसरप्शन आती नहीं है। तो उसे एक पॉजिटिव मान के मार्केट उसी डायरेक्शन में चलती रहती है। जो हमारी मार्केट है वो ऊपर जा रही है तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये ऊपर ही चलती रहे। तो अभी के लिए कि कौन सी पार्टी आने वाली है और सेम पार्टी आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, पोर्टफोलियो में क्या होगा, ट्रेडिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, ये सब जो फैक्टर्स हैं गवर्नमेंट रिलेटेड कि कौन सी गवर्नमेंट के आने से क्या होगा, ये सब हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं है। हम यस एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जाके वोट करें, बट एट द सेम टाइम हमारे कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो हमारे एक्चुअल कंट्रोल में है। वो है चार्ट रीडिंग, और चार्ट रीडिंग के बेसिस पे डिसीजंस लेना। तो उसके लिए मैं आपको लास्ट के 3 इलेक्शन जो हुए हैं, यानी कि 2019, 2014 और 2009 में, उसमें देखते हैं चल के कि एक्चुअली मार्केट ने रिएक्ट क्या किया था, कैसे परफॉर्म किया था जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, या इलेक्शन के रिजल्ट से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में। तो सबसे पहले चलते हैं 2019 के इलेक्शन में। तो 2019 के जो रिजल्ट्स आए थे वो 23
मई 2019 को आए थे। तो डेली के चार्ट पे चल के देखते हैं। मैं आपको 2019 में लेके चलता हूँ, जब भी ये रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। डेटा मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है क्योंकि लगभग 5 साल हो गए हैं इस बात को। तो 2019-23 में, और पीछे जाना होगा थोड़ा। यस, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 23 में ये कैंडल बनी थी जब रिजल्ट्स आए थे। तो आप देख सकते हैं कि उससे पहले ही मार्केट में क्या हुआ था कि वॉलेटिलिटी थी, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी। एक डाउन मूव आया और वहीं से एक दिन गैप अप के साथ मार्केट ओपन होती है, और वहीं पे बेसिकली जिस रेंज में थी उसी रेंज में चलती रही मार्केट, एक नया हाई लगाया, और वहां से आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, यानी कि एक अच्छी ठीक ठाक सी करेक्शन हम बोल सकते हैं आई। और उसके बाद तो खैर कोविड ही आ गया था, तो मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। जब मार्केट एक बार ऊपर जाने लगी 2020 में, कोविड आ गया तो काफ़ी करेक्शन देखने को मिली। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट 2019 में, क्योंकि गवर्नमेंट रिपीट हुई थी, तो मार्केट ने एक अपमूव दिखाया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा ही चलती रही अपमूव में, उसमें एक करेक्शन हमें ठीक ठाक से देखने को मिली थी, जो कि अगर हम मेजर करें तो लगभग 11 से 12% की इंडेक्स में करेक्शन थी। जिसे अगर हम स्टॉक्स में कन्वर्ट करें तो स्टॉक्स टिपिकली अगर 11-12% इंडेक्स गिरता है तो स्टॉक मान के चलो 25-30% तक भी डाउन इजीली आ सकते हैं, यानी कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ये तब हुआ था जब गवर्नमेंट रिपीट हुई थी, यानी कि टिपिकली माना जाता है कि मार्केट वही चाल चलती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि चार्ट ये बिल्कुल ही ऊपर जा रहा है, तो वो सब चीजें तो ठीक है। लेकिन एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर हमारा एक्शन पॉइंट, हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर गवर्नमेंट रिपीट भी होती है, जो कि इस साल भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम ही कंटिन्यू रहे, एक डिप डेफिनेटली आ सकता है। इसको और डिटेल में समझेंगे, पहले हम चलते हैं 2014 में। 2014 में 16 मई 2014 को रिजल्ट आए थे, तो एक बार तब भी देख लेते हैं कि क्या हुआ था। तो मैं फिर चार्ट में पीछे जा रहा हूँ, मई 2014। ओके, ये था मई 2014 की कैंडल। यस, इस केस में देखिए जब गवर्नमेंट 2014 में हुआ क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो फिर से रिपीट हुई थी। एनडीए गवर्नमेंट थी, वो रिपीट हुई थी, और यहाँ पे क्या था कि देखिए आप, पूरा अपमूव, हमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला था, जो कि मंथ्स एंड मंथ्स कंटिन्यू रहा था। 2014 यानी कि जिस साल इलेक्शन हुए थे उस साल एक अच्छा अपमूव देखने को मिला, और उससे अगले साल 2015 में मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरती ही गई। यानी कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा टॉप से आपको देखने दिखाने की कोशिश करूं, तो मार्केट में लगभग 25% का करेक्शन आया था। 25% का इंडेक्स में करेक्शन एक हेल्दी और एक बड़ा करेक्शन माना जाता है, यानी कि स्टॉक्स आप फिर से मान के चलो कि इजीली 50-50% तो डाउन आए ही होंगे। तो 2019 में हमने देखा कि टेम्परेरी डाउन मूव, फिर अप मूव, 12% का डाउन मूव था। और 2014 में जब एक बार गवर्नमेंट रिपीट हुई तो एक बार तो ऊपर गया, लेकिन उसके बाद हमें 25% तक का भी एक करेक्शन देखने को मिला था। मैं जस्ट आपको यही बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हुई हैं, और उसके बेसिस पे मैं आपको करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से क्या क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली 2009 में क्या हुआ वो देख लेते हैं। 2009 में 16 मई 2009 को रिजल्ट आए थे, तो वहीं चलते हैं हम। कुछ यहाँ पे रिजल्ट आए थे, और यहाँ पे एक मार्केट में काफी टाइम तक 2010 तक अच्छा अपमूव देखने को मिला था। ये तब था जब यहाँ पे मनमोहन जी की सरकार फॉर्म हुई थी, और वहां से मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चलती गई। तो ये मैंने आपको सारे सिनेरियो डिस्कस कर लिए कि लास्ट 3 बारी में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट चेंज हुई है या गवर्नमेंट रिपीट हुई है, तो किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है। अभी बात करते हैं करंट मार्केट प्राइस पे क्या सिचुएशन है, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो उससे पहले ये देखिए आप कि जो ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन बिल्कुल जो प्राइस एक्शन है, जो बिल्कुल डिमांड और सप्लाई की थ्योरी है उसको फॉलो करता है। वो कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी काफी बार अपडेट किया जब भी निफ्टी डिमांड जोन या सप्लाई जोन में आता है। देखिए एक ये जोन बना था जिसके अंदर मार्केट गई, वहां से जब भी ये करेक्ट होके आई एंट्री मिली, यहाँ से दोबारा ऊपर चलनी शुरू हुई। ये जोन टेस्ट हो गया, प्लेड आउट हो गया, नया जोन मार्केट ने बनाया यहाँ पे, जो मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ एक जोन बना, फिर मार्केट ऊपर गई, अभी रिसेंट में दोबारा यहाँ पे आई, डीप तक प्राइस आई इस बार,
यहाँ से दोबारा चलनी शुरू हुई मार्केट, और मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगा दिया। यानी कि इसमें भी अगर आप स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, या अगर आप ऑप्शन ट्रेडर भी हैं और आप स्मार्टली पेशेंटली वेट कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट ट्रेंड को पकड़ने का, तो इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि मार्केट जो भी परफेक्ट लेवल है उसको अच्छे से रिस्पेक्ट करके ही एंट्री दे रही है, और उसके बाद अच्छा अपमूव देखने को मिल रहा है जिसमें आप पोजिशनल ट्रेड्स डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में रिसेंटली एक मूव आया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जिसमें लोगों ने कहा था कि ये इतना अपमूव सरप्राइजिंगली कैसे आ गया। कुछ सरप्राइजिंगली नहीं आया है। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है ये, इसमें मैं मार्क कर देता हूँ वही सिमिलरली जैसे मैंने निफ्टी में मार्किंग की, वैसा मैं मार्किंग आपको इसके अंदर करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल सेम स्टोरी रिपीट हुई है इसके अंदर भी। आप ये देखिए, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से चलना शुरू हुआ, इस डिमांड जोन के अंदर एंट्री मिली, प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, और यहाँ पे अगर किसी की चलो यहाँ पे एंट्री मिस हो भी गई, तो ये जो अभी एकदम रॉकेट अप मूव आया ना, इसके लिए सिंपल आपको, जो मैं हमेशा टाइम फ्रेम रिकमेंड करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, मैं कहता हूँ कि अगर आपको इतने आपको एक्सपर्टीज नहीं है तो 5 मिनट 10 मिनट का चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो 125 मिनट टाइम फ्रेम एंड 75 मिनट टाइम फ्रेम। इसके लिए भी वीडियोस अवेलेबल ऑन द चैनल, इसके क्या लॉजिक है आप वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें हुआ क्या, देखिए ये एक जो डिमांड जोन बना था 125 मिनट पे, ये एक डिमांड जोन है जिसे मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट होके हमें दोबारा इसके अंदर एंट्री मिली। जस्ट एंट्री मिलते ही प्राइस एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, और अभी ये जो छोटा सा एक सप्लाई जोन है, बस इसी ने प्राइस को यहाँ पे कंसोलिडेट करवा रहा है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइस आने वाले टाइम में इसको भी निकाल दे, क्योंकि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से अभी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का करंट एनालिसिस की अभी पिक्चर क्या हुई, किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है, क्यों रिएक्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी थी। तो साफ समझ में आ रहा है कि हर ट्रेड को अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं तो आप हर मूव कैप्चर कर सकते हैं। बड़ा अप मूव, मैं ऐसा वो डेली वाले अप मूव की बात नहीं कर रहा, 50 100 200 पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बड़े ट्रेंड को फॉलो करने की या बड़े ट्रेंड को कैप्चर करने की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है, हमें बने रहना है, कौन सी ट्रेड बन रही है कौन सी ट्रेड नहीं बन रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे एक बार फिर से। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं मैं। तो निफ्टी में अभी जैसे जो ये रिसेंटली एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसमें इसने एक डिमांड जोन का फॉर्मेशन किया है यहाँ पे, जिसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये डिमांड जोन इसने अच्छा ऊपर जाते हुए बनाया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी में कई टाइम से यही हो रहा है कि जैसे ही एक नया ऑल टाइम हाई लगता है प्राइस नीचे आता है। अभी एक दोबारा ऑल टाइम हाई नया लगा है, तो एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते बिकॉज इलेक्शन का टाइम है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, बट पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि शायद प्राइस यहाँ से भी दोबारा नीचे आ जाए। और इलेक्शन का टाइम है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स के कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अमित शाह जी के, नरेंद्र मोदी जी के, उनके स्टेटमेंट भी रिस्पेक्ट हो चुके हैं क्योंकि मार्केट ने नया टाइम हाई लगा दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चैनल फॉर्मेशन टाइप हो रहा है, जैसे अगर आपको मैं बना के दिखा दूं, ये चैनल एक कहीं ना कहीं एक चैनल फॉलो हो रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो अपने चैनल के ऑल टाइम जो चैनल का हाई है कहीं ना कहीं वहीं पे ही आ चुका है। हमें चीजें सिंपल लगनी है, जब तक मार्केट हमें कोई इंडिकेशन ना दे किसी भी टाइप की करेक्शन का, हमें पोजीशन अगर आपका है पोर्टफोलियो आपको बने रहना है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अभी एक नया हाई और लगा दे, शायद हमें आने वाले दिनों में काफी और अच्छे अपमूव देखने को मिल जाए मार्केट में। और हो सकता है मे बी 2 3 4 महीने के बाद एक मार्केट अच्छा करेक्शन दे, और वो एक डीप करेक्शन भी हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। तो अगर मैं मंथली के चार्ट पे आपको लेके चलूं, अगर हो सकता है कि जो ये कैंडल है, ये कैंडल यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो ये हमारा बेस जो है मार्केट का यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में कभी भी प्राइस यहाँ आएगा तो हम उसी हिसाब से ट्रेड कर लेंगे, उसी हिसाब से इन्वेस्ट कर लेंगे। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कोई पैनिक सिचुएशन है ही नहीं, कोई ऐसा दिक्कत वाली काम नहीं है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मान लो मार्केट में एक करेक्शन आता है अच्छा, तो हमारे बेस्ट से बेस्ट लेवल क्या होंगे पहले तो मैं वो बताता हूँ, और फिर बताऊंगा कि कहाँ पर हमें पोर्टफोलियो में सावधान हो जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे। मैं सारे लेवल मार्क करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। ये एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है जो मैंने मार्क कर लिया। ये एक डिमांड जोन है यहाँ जो कि है आपका 19,622 के आसपास। ये एक डिमांड जोन है जो मोर देन इनफ है इस मार्केट को, अगर किसी भी कारण से करेक्शन आई तो इसको ऊपर ले जाने के लिए। ये एक बार देख लेते हैं कि ये
कितने परसेंट की करेक्शन है। बहुत ज़्यादा कुछ करेक्शन नहीं है, सिर्फ 13-14% की करेक्शन है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन होगी अगर मार्केट कभी भी डाउन आती है। चलिए इसको और समझने की कोशिश करते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे जाके। मंथली के टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं यहीं से ही एक अपमूव की शुरुआत हुई है कंसोलिडेशन के बाद, तो ये एक अच्छा जोन है, फिर से इसके बारे में हम देख सकते हैं। वीकली पर एक यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है मुझे, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं एक बारी के लिए। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो तो आप मान के चलो कि अगर मार्केट में किसी भी टाइप की पैनिक सेलिंग अगर आनी हुई, तो इससे पहले कोई भी अच्छा लेवल नहीं है, यानी कि जो भी आपको बीच बीच में लेवल दिखेंगे वो प्राइस को एक बार होल्ड करेंगे, शायद छोटा मोटा ऊपर अप मूव दें, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस यहाँ तक आ सकती है। तो जो पोर्टफोलियो आपको बनाने होंगे वो आपको इस लेवल पर बनाने होंगे, और अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बस देखते रहे, आपको लेवल पता हो लेकिन आपके पास उस टाइम पे पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। दूसरी चीज चलते हैं डेली के डिमांड जोन पे जाके, कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइस यहाँ तक आ सकती है, कब पैनिक सिचुएशन हो सकती है। देखिए, डिमांड जोन मार्क कर लेता हूँ मैं डेली के टाइम फ्रेम पे। एक तो ये डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन यानी कि जो 22,480 का लेवल है, इसके नीचे अगर प्राइस कॉन्टिन्यूसली ट्रेड होता है तो वो पहला इंडिकेशन हो जाएगा कि मार्केट में शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। एक बार 75 और 125 मिनट के डिमांड जोन पे चल के भी देख लेते हैं। लगभग यहीं पे आ रहा है 75 मिनट पे भी, 125 मिनट पे भी यही आ रहा है। उसके नीचे एक यहाँ पे डिमांड जोन्स है। तो क्योंकि ये क्लोजिंग इस कैंडल की बहुत ही एक्सप्लोसिव है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है, तो 22,480 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगती है तो पहला साइन होगा कि शायद हाँ, यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन मार्केट में देखने को मिल जाता है। और अगर यहीं से प्राइस ऊपर जा रही है तो हमें कोई पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे कोई इतना क्लियर डिमांड जोन नहीं है जैसे उस पे था। तो हम 125 या 75 पे जाके एक बार देख लेते हैं। यस, तो 125 75 पे हमें कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं। जैसे 75 पे मुझे एक लेवल ये दिख रहा है जो कि डिसेंट लेवल है, और मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इस लेवल ने ये जो पूरा कंसोलिडेशन था इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग दी है, इस लेवल ने। तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि आपको निफ्टी से भी पहले एक इंडिकेशन दे दे कि मार्केट में शायद कुछ अच्छी सेलिंग होने की पॉसिबिलिटी है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के अभी चल रहा है कुछ कुछ 48,948 पे। यहाँ से डाउन आएगा कितना, यानी कि सिर्फ 1.5% से भी कम। तो अगर बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में इस लेवल को तोड़ता है तो एक अर्ली इंडिकेशन होगा कि शायद मार्केट में एक डीप करेक्शन आ सकता है, जो कि हमने देखा 13 से 14% का है। तो इसी हिसाब से आप पोर्टफोलियो में सावधान हो सकते हैं। अगर आपके अच्छे गेन्स हैं तो आप उसे एक बार बुक भी कर सकते हो। देखिए, पोर्टफोलियो का जो गेन होता है उसे बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन आपने गेन्स को गवा देना और बैठे रह जाना पोर्टफोलियो में कि हाँ ठीक है, कभी ना कभी हमारा पोर्टफोलियो प्लस में आ जाएगा। मे बी डीप करेक्शन आती है, जबकि ऐसे इवेंट होते हैं, एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है करेक्शन की। तो ये तो हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से डिस्कस कर लिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब चलते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या क्या करना है। तो उस पे जाने से पहले मैं आपको आईवी का चार्ट दिखाता हूँ। आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है इनफ, मैंने इसके बारे में भी वीडियोस बना रखी हैं कि इसको किस तरीके से हमें यूज करना होता है। तो निफ्टी का आईवी चार्ट ओपन है 1 जनवरी से लेके करंट डेट तक का। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी की जो आईवी है, आप अगर ये देखें तो ये करंटली, नॉर्मली ये जो आईवी रहती थी 12-13 के आसपास रहती थी। अभी इसने रिसेंट में एक हाई लगाया 16 का। निफ्टी की आईवी इंडिया विक्स से डिफरेंट है। इंडिया विक्स जो होता है वो मार्केट की ब्रॉडर आईवी बताता है, जो कि लगभग 20+ चल रही है हमारी करंटली, लेकिन जो निफ्टी की आईवी है वो 16+ है। और जैसे जैसे इलेक्शन की डेट पास आएगी ये आईवी बढ़ सकती है। और अगर किसी दिन मार्केट में एक अच्छी खासी रेड कैंडल बन जाती है, मान लो मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आया किसी भी कारण से, वॉलेटिलिटी की वजह से या किसी भी वजह से, तो ये जो आईवी है जो आपको अभी 16 दिख रही है निफ्टी की, हो सकता है ये 25-30 तक भी पहुंच जाए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ये देखें, जो एक स्पाइक लगा था इसके अंदर, ये बजट से पहले लगा था, और आईवी जो थी वो 26 के आसपास पहुंच गई थी, और वहां से आईवी कूल होती होती आप देख लीजिए 26 से सीधा 9:30 पे आ गई थी। तो जो भी ऑप्शन सेलर है उसके लिए आईवी जो है उसका बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और अभी जैसे मार्केट है वो, उसमें आईवी बढ़ती जा रही है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करनी है।
क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपके डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रहा है बट स्टिल आपको प्रॉफिट कम हो, बिकॉज आईवी कॉम्पेंसेट कर ले रही है आपके प्रॉफिट्स के लिए। आईवी आपको उतना प्रॉफिट नहीं होने दे रही जितना आपको होना चाहिए था। और बाय चांस अगर किसी भी दिन एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है, और अगर आप लोग हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल्स में काम करते हैं, तो इतना लॉस हो जाएगा जो आपके 6 महीने 1 साल की कमाई को उसी टाइम खत्म कर सकता है। तो ऑप्शन सेलिंग का बेस्ट टाइम रहेगा, इलेक्शन का रिजल्ट आने दो, आईवी हाई मिलेगी, प्रीमियम्स बहुत हाई होंगे, उसके बाद हाई आईवी का फायदा लेके ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए मेरी यही राय है कि अभी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी होनी चाहिए, और इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा, जब वॉलेटिलिटी सेटल होगी, तब आप अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्शन बायर्स की। सबसे पहले बात करते हैं उन ऑप्शन बायर्स की जो नेकेड सीई या पीई लेने का सोच रहे हैं इलेक्शन से पहले। देखिए, ये वही है जैसे आप जुआ खेलना चाह रहे हो, तो ये वही है। तो अगर कोई ऐसा करता है, मैं तो इस चीज की कभी भी किसी को भी एडवाइस नहीं देता। ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चीजें हो सकती हैं। अगर आपको करना, अपने फ्रेंड्स के बीच में आपको बोस्ट करना है कि हाँ मैंने 1,000 लगाया था, उसका 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, तो उस तरीके के लिए चीजें ही ठीक है ये सब। प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, चाहे नेकेड सीई पीई बाय करना हुआ या फिर हीरो जीरो ट्रेड लेना हुआ, इन सब में कुछ नहीं रखा। रिस्पॉन्सिबली ट्रेड कीजिए। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये जो आईवी है ना, ये एकदम से क्रंच होती है, यानी कि जो भी निफ्टी की मान लो अगर वॉलेटिलिटी 20 चल रही है ना, 20 से 15 आने में उसे टाइम नहीं लगता। तो अगर आपका प्रीमियम किसी भी ट्रेड का 120 130 था ना, उसे टाइम नहीं लगेगा 130 से ड्रॉप होके 70 पे आने का। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर आप ट्रेड इस बेसिस पे कर रहे हैं कि आप इलेक्शन रिलेटेड मूव का फायदा उठा पाए, तो आपको आईवी का कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखना है। और बेस्ट से बेस्ट यही रहता है कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग की हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी होती है, जब भी बड़े कोई बड़ा इवेंट है, चाहे वो इलेक्शन है, बजट है, या कुछ भी है, कि आपको क्वालिटी लेवल्स पर ही ट्रेड करना है। तो ऑप्शन बायर का पहला काम ये करना है कि जो भी क्वालिटी के लेवल्स मैंने डिस्कस करे हैं अभी चार्ट के अंदर, वहीं पे आपको ट्रेड लेना है। दूसरा, आईवी क्रंच होगी इलेक्शन के रिजल्ट आते ही या इलेक्शन के जस्ट एकदम बाद। उस टाइम पे आपको अपनी पोजीशंस बिल्कुल भी हैवी क्वांटिटी में नहीं बनानी है, क्योंकि तब जो होगा मार्केट एकदम ऑप्शन सेलर के कंट्रोल में आ जाएगा और प्रीमियम डिके होगा। तो अगर मार्केट में अच्छा मूव आता भी है, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना आपको होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा किस तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए हमें प्लान करना है, इलेक्शन की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।